Hello everyone. Today we are going to discuss some topics. First topic is कोलिजन. अब देखो कोलिजन होता क्या है, पहले हम वो समझते हैं. देखो, अगर आपके पास मान लो कोई दो ऑब्जेक्ट है, ये मान लो मेरे पास कोई एक बॉल स्पेरिकल बॉल है ए, और एक आपके पास कोई दूसरा बॉल है बी. ये इस तरफ मूव कर रहा है और ये भी मान लो इस तरफ मूव कर रहा है. इसके पास कुछ वेलोसिटी मान लो u1 है, इसके पास कुछ वेलोसिटी मान लो u2 है, और मैंने बोल दिया u1 इज ग्रेटर देन u2. तो आप क्या बोलोगे, आपकी ए बॉडी कोलाइड करेगी बी वाले के साथ, मतलब ये इसको हिट करेगी. तो मतलब ड्यूरिंग द कोलिजन आप क्या देखने वाले हो कि जो बॉल ए है वो बॉल बी के ऊपर एक फोर्स लगाने वाली है इस डायरेक्शन में. ये बेसिकली क्या है, फोर्स ऑन बी बाय ए. अगर ये इस पे फोर्स लगा रही है, अब ये कौन सा फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है. ऐसे ये इस पे फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में. ओके, तो वो क्या होगा, मेरे पास फोर्स ऑन बी, सॉरी फोर्स ऑन ए बाय बी. अब यहाँ पे जो मेरे फोर्स है वो बेसिकली शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लग रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जब दो बॉडी कोलाइड करती है तो बहुत एक छोटा सा टाइम होता है वो. तो अगर कोई भी फोर्स स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए एक्ट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव फोर्स. तो एक बात आप समझ चुके हो कि जब कोलिजन होगा तो कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, इम्पल्सिव फोर्स एक्ट करता है, क्योंकि इम्पल्सिव फोर्स वो होते हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए एक्ट करें. एक बात ये समझ में आई, ठीक है. और दूसरी बात क्या है, जब कोलिजन होगा ना, ठीक है, तो होता क्या है, आपका चेंज होता है वेलोसिटी में. लिख सकते हो, ड्यूरिंग द कोलिजन चेंज इन वेलोसिटी टेक प्लेस. अब यहां पे चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, हो सकता है इसकी वेलोसिटी कम हो जाए, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाए, ठीक है, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना. डिपेंड किस पे करता है, टाइप ऑफ कोलिजन पे, ठीक है. तो छोटा सा आइडिया था कोलिजन क्या होता है. देखो, ओके, अब देखते हैं टाइप ऑफ कोलिजन. अब टाइप ऑफ कोलिजन में ना कोलिजन को बाइफरगेट किया है अकॉर्डिंग टू एनर्जी. हमने कोलिजन को बाइफरगेट किया 3 पार्ट्स में. फर्स्ट होता है आपका परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. सेकंड होता है आपका पार्शियली इलास्टिक कोलिजन और पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन. और थर्ड क्या होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. ये आपके पास तीन टाइप के कोलिजन होते हैं. हमने कोलिजन को बाइफरगेट किया अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी. देखो, अब ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या है, अब इन तीनों को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं. देखो, मान लो आपके पास ये कोई वॉल है और यहां पे मान लो कोई भी एक मैन है, ये मान लो मैन है, उसके पास मान लो कोई भी एक बॉल है, ठीक है. ये बॉल मान लो किसकी है, रबड़ की बॉल है. अब उसने क्या किया, इस बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया इस वॉल के ऊपर, ठीक है, विद सम वेलोसिटी. तो बॉल पहले ऐसे जाएगी और आफ्टर कोलिजन वो इसी पाथ को रिट्रेस करेगी. तो आप क्या देखोगे कि जो रबड़ वाली बॉल है जहां से आपने प्रोजेक्ट किया था वहां पे दोबारा यहां पे आ रही है. तो इसका मतलब क्या है, ये आपकी कोलिजन कैसी है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, क्योंकि यहां पे आपका एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है, ठीक है. ओके, तो एक छोटा सा वे है इन चीजों को समझने का. तो आप बोल सकते हो यहाँ पे आपका कोलिजन कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है. मतलब एनर्जी लॉस क्या है इस केस में, 0. अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे आपके पास कोई दूसरी तरह की बॉल है, मान लो कोई प्लास्टिक की बॉल है, उसको आपने प्रोजेक्ट कर दिया
तो उस वाले केस में क्या होगा, वो आपकी बॉल कुछ यहां गिर जाएगी पहले इससे, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, इस वाले केस में आपकी जो इनिशियल एनर्जी थी वो ज्यादा थी और बाद में एनर्जी कम है आफ्टर कोलिजन, तो कुछ ना कुछ आपका एनर्जी में लॉस हुआ है, ठीक है। तो ऐसी कोलिजन को आप क्या बोलते हो, पार्शियली इलास्टिक कोलिजन या पार्शियली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। थर्ड वन क्या है, अगर आपके पास मान लो कोई भी एक मड की बॉल है, ठीक है। अब मड क्या होगा, जैसे आप बॉल को प्रोजेक्ट करोगे तो आपकी मड की बॉल यहीं पे स्टिक हो जाएगी इसी बॉल के ऊपर, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि आपकी जो टोटली एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी है, ओके, मतलब दोनों बॉडी आपस में स्टिक कर चुकी है। तो ऐसी कोलिजन को आप क्या बोल रहे हो, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा आइडिया था समझने के लिए बेसिक तरीके से कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या है, ठीक है। वैसे इनको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ ए कोफिशिएंट विच इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ओके। मतलब अगर आपको पता करना हो कि आपका कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, इनलास्टिक है या परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन है, तो आप किसके हेल्प से पता करते हो, कई बार इस कोफिशिएंट की हेल्प से। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है क्या है, पहले चीज को समझते हैं। देखो मान लो आपके पास कोई दो बॉल है, इनिशियली मान लो U1 से मूव कर रहा है, U2 से मूव कर रही है, आफ्टर कोलिजन ये मान लो मूव कर रहा है V1 से और ये मूव कर रहा है मान लो V2 से, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, इनिशियल जो रिलेटिव वेलोसिटी है भाई, अब अगर कोलिजन जब होगा जब आपका U1 ज्यादा हो किससे, U2 से, देखो तो आप क्या बोलोगे, जो इनिशियल मेरी रिलेटिव वेलोसिटी है, वेलोसिटी किसके बराबर है, U1 माइनस U2 के, U1 ज्यादा है। और आफ्टर कोलिजन जो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी, V1 माइनस V2 लिख सकते हैं ना हम। तो बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है क्या, इट इज द रेशियो ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। तो आपको छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, इसी के हेल्प पे आप डिसाइड करते हो कि कोलिजन आपका इलास्टिक है, इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, ओके। तो देखो अगर E की वैल्यू क्या है 1, तो समझ लेना आपकी कोलिजन कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। अगर E का वैल्यू लेस देन 1 है और मोर देन 0 है, तो कोलिजन कैसा आपका, पार्शियल इलास्टिक और इनइलास्टिक। अगर E की वैल्यू इज इक्वल टू 0 है, तो आपका कोलिजन कैसा है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो आपको इन कोलिजन को आइडेंटिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ E। अब देखो यहां पे हमने क्या देखा, अब देखो मुझे U1 पता होगा, U2 पता होगा, और मुझे ये पता होगा किस टाइप का कोलिजन है वो, कि परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इनलास्टिक है, या पार्शियल इलास्टिक है, इनलास्टिक है। तो हमें ये बातें पता होगी और हमसे पूछेगा क्या, वो बार बार V1 और V2 पूछेगा। अब V1 हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो आप याद रख लो। ये क्या है मेरे पास, बेसिकली इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम प्लस आपको V1 फाइंड आउट करना है, तो क्या लिखूंगा मैं, दूसरे का मास इनटू में E U2 माइनस U1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। ये छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है, आपको याद रखना है वो, ठीक है। और V2 क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम प्लस यहां पे मेरे पास V2 तो मास फर्स्ट वाले का आएगा, इनटू में E U1 माइनस U2 अपॉन में M1 प्लस M2। तो देखो आपको E पता होगा, U1 पता होगा, U2 पता होगा, M1 M2 पता होगा, तो आप इससे दूसरा वेलोसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस
फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हैं एक दो न्यूमेरिकल में। ओके, मुझे बोला गया कि मान लो मेरे पास कोई दो ऑब्जेक्ट है, ये दो स्पेरिकल बॉल है, एक का मास मान लो कितना है 20 kg जो कि मूव कर रहा है 4 से, और एक का मास मान लो कितना है 80 kg जो मूव कर रहा है 2 से। ये मुझे बोल दिया गया, और मुझे ये बोल दिया गया कि मेरी जो कोलिजन है वो कैसा है, परफेक्टली इनइलास्टिक। ओके, ये आपको बोला गया है, और पूछ क्या रहा है आपसे, फाइंड द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ। तो पहले हम लोग क्या निकाले थे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ मास ऑफ वन बॉडी इंटू में स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी। सिमिलरली इसको लिख सकते हो आप हाफ इंटू में 80 इंटू में 2 का स्क्वायर 4। तो यहां से मेरे पास कितना आ चुका, 1/2 कॉमन हो गया, ये जगह 320 प्लस 320, तो यहां से मेरे पास कितना आ गया 320 जूल। ये मेरे पास आ गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और हमें लॉस फाइंड आउट करना है। अब एक बात तो आप बोल सकते हो, अगर परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन है तो E की वैल्यू क्या होगी इस केस में, 0। अच्छा, तो V1 क्या होगा, देखो V1 के लिए फॉर्मूला क्या है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इसका मोमेंटम कितना है 80, और ये भी सेम डायरेक्शन में, अगर ये प्लस का है तो ये भी प्लस का होगा। जैसे क्या लिखूंगा मैं 160, तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम में क्या आ गया 80 प्लस 160 प्लस में m2 इंटू में E। अब E की वैल्यू क्या है 0, तो ये पूरी टर्म यहां 0 हो जाएगी, तो मैं लिख सकता हूं डिवाइड बाय m1 प्लस m2। m1 कितना है 20 और m2 कितना है 80, तो वो मेरे पास कितना आ जाएगा 100। तो फाइनली मेरे पास कितना आ गया 24/10 मतलब 12/5 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरे पास V1 की वेलोसिटी आ गई। ऐसे में क्या लिख दूंगा, V2 की वेलोसिटी लिख दूंगा। V2 क्या होगा मेरे पास, अब देखो इनिशियल मोमेंट ऑफ सिस्टम कितना है मेरे पास, वही 240, E की वैल्यू कितनी है 0, m1 प्लस m2 कितना है 100, तो इसकी वेलोसिटी भी सेम ही आ जाएगी पास। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ, भाई दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि इनका कंबाइंड मास कितना हो गया 100। ये तो आप समझ गए ना, क्योंकि दोनों वेलोसिटी में तो दोनों आपस में स्टिक कर चुके, इसका मतलब इंटू में स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का स्क्वायर कितना होगा, तो फाइनली आपके पास कितना आ चुका है 288 जूल। तो एनर्जी में लॉस कितना हुआ, मतलब चेंज इन एनर्जी कितना है, यहां से 20 और ये 320 माइनस 288, तो आंसर कितना आ जाएगा यहां से 32 जूल। ओके, तो आप इन फॉर्मूले का यूज कर सकते हो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए। एक हम और क्वेश्चन ले रहे हैं। मुझे बोला गया मेरे पास कोई मान लो दो बॉल है, दोनों का सेम मास है। भाई दोनों का मास मैंने क्या मान लिया, m मान लिया। इसकी वेलोसिटी मान लो 20 है, इसकी वेलोसिटी मान लो कितनी है 10। तो आपको बताना है आफ्टर कोलिजन इन दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, और बोल दिया कि मेरे पास कोलिजन कैसा है, इलास्टिक। एक बात और समझना है आपको, देखो अगर मुझे वो बोल देना कि मेरा कोलिजन इलास्टिक है और आपको ई की वैल्यू नहीं दे रहा, वो आपको ई की वैल्यू दी नहीं उसने, तो आपको क्या मानना है कि ई की वैल्यू मेरे पास यहां पे क्या है 1। ओके, अगर क्वेश्चन में लिखा है इलास्टिक कोलिजन है तो आपको बाय डिफॉल्ट क्या मानना है, इस केस में ई की वैल्यू क्या होगी, अब यहां पे 1। तो ई की वैल्यू 1 होगी, तो मैं लिख सकता हूं V1 क्या होगा मेरे पास, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इनिशियल मोमेंटम कितना है, m इंटू में 20 m, 10 इंटू में m, तो 10 तो 30 m हो जाएगा, इंटू में दूसरे वाले का मास m, E की वैल्यू कितनी है 1, U2 यहां पे कितना है 10, और U1 कितना है यहां पे 20। हमने वही फॉर्मूला यूज किया है m1 प्लस m2 2m। ऐसे लिख सकते हो आप, V2 कितना होगा 30m, इनिशियल m1 कितना है m इंटू में E की वैल्यू कितनी है 1, फिर U1 माइनस U1 कितना है 20 माइनस 10, तो भी कितना आ जाएगा मेरे पास 10 डिवाइड बाय 2m।
और जब इनको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना है, देखो ये मेरे पास हो गया -10, ये 30 -10, तो मेरे पास 20m अपॉन में 2m आ जाएगा यहाँ से। तो सिंप्लीफाई करोगे तो मेरे पास आ गया 10, मतलब फर्स्ट वाले की वेलोसिटी क्या हो गई 10। अब सेकंड वाले की क्या होगी, देखो 30 + 10 40m अपॉन में 2m, तो यहां से मेरे पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी इसकी 20 मीटर/सेकेंड। ठीक है जी, ये आपको बातें याद रखनी। और लास्ट में जो की पॉइंट है वो याद रख, क्या है वो देख लो। की पॉइंट क्या है कि आपको याद रखना है कोलिजन में ना आपका जो लीनियर मोमेंटम होता है वो हमेशा ही कंजर्व होता है। अगर कोई भी कोलिजन है, चाहे इलास्टिक है, इलास्टिक है या परफेक्ट इलास्टिक है, हमेशा आपका मोमेंटम तो कंजर्व ही होगा। ठीक है, बट आप एक बात बोल सकते हो, अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी सिस्टम की। ठीक है, ये कंडीशन है। अगर कोलिजन कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक, तो आप क्या बोलोगे, काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की क्या है, कंजर्व। अगर कोलिजन आपको नहीं बोलो उसने कि परफेक्टली इलास्टिक है नहीं, तो आप क्या बोलोगे कि खाली मोमेंटम ही कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी के बारे में आप कुछ बोल ही नहीं सकते। बट जो टोटल एनर्जी होती है ना कोलिजन के टाइम, वो हमेशा कंजर्व होती है। ठीक है, तो तीनों पॉइंट क्या बताया मैंने आपको, कोलिजन है तो मोमेंटम कंजर्व, टोटल एनर्जी कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व जब होगी जब कोलिजन कैसा हो, परफेक्टली इलास्टिक। बस, तो छोटे छोटे से पॉइंट आपको याद रखने हैं फॉर कोलिजन। अब नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है आपका, अब हम लोग ना रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। देखो आर इक्वलेंट निकालना सीख रहे हैं, और आपको किन का आर इक्वलेंट निकालना है, लैडर प्रॉब्लम्स का। ओके, मुझे बोल दिया गया कि भाई मेरे पास कोई भी एक सर्किट है इस तरीके से, और ये बोल दिया गया कि मेरे पास ये जो सर्किट है ना ये कहां तक है, इनफाइनाइट तक है। ओके, ठीक है जी, आपको कोई भी सर्किट दिया है और बोल दिया कि भाई जितने भी रेजिस्टेंस है ना सब में, उन सभी की वैल्यू क्या है, आर ओम, तो सब आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं। ये मेरे पास ये दो एंड है ए बी। अब पूछा क्या है आपसे, फाइंड द आर इक्वलेंट बिटवीन ए एंड बी। आपको आर इक्वलेंट निकालना है पूरे सर्किट का। ठीक है, और ये कहां तक है, इनफाइनाइट तक, मतलब बहुत रेजिस्टेंस है। अब हम कैसे अप्रोच फॉलो करते हैं, देखो आपको ये अप्रोच हमेशा याद रखना है और हमेशा लैडर प्रॉब्लम्स ऐसे ही सोल्व करने। देखो अब एक बात आप देख रहे हो, इस सर्किट को देखो अच्छी तरह, ये एक आपके पास एक बोल सकता हूं ब्लॉक है, मेरे पास एक सेक्शन है ना, एक ये एक सेक्शन है, सेम सेक्शन ये भी, अगर ये मान लो आर है, ये आर है, ये आर है, तो आप क्या देख रहे हो कि ऐसे मेरे पास सारे ब्लॉक कनेक्ट हुए पड़े हैं। देखो ये एक ब्लॉक, ये एक ब्लॉक, ये एक ब्लॉक, ये फोर्थ ब्लॉक, अप टू इंफिनिटी, ऐसे मेरे पास बहुत सारे ब्लॉक हैं। ठीक है, तो अगर मान लो मैं उस इन्फिनिटी में से एक ब्लॉक निकाल देता हूं, अगर मान लो इस सर्किट को मैं यहां से कट कर दूं, ब्रेक कर दूं, तो आप क्या देखोगे कि मेरा एक ब्लॉक अलग हो गया। ठीक है, अगर मान लो जब उसमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस थे, जब उसका आर इक्वलेंट मान लो एक्स आ रहा था, ठीक है, अगर मैं एक निकाल भी दूंगा अब भी आंसर एक्स ही आएगा। अगर पहले एक्स आ रहा था आर इक्वलेंट, तो अब भी आर इक्वलेंट क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। ठीक है, ओके, मतलब मैं क्या बता रहा हूं, अगर मान लो मैं इस इनफाइनाइट में से एक ब्लॉक अलग कर दूं, ये वाला, अगर इन सब का आंसर मेरे पास एक्स आ रहा था, ठीक है, अब इनका आंसर भी क्या आएगा, मेरे पास एक्स ही आने वाला है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो कि ये दोनों आपस में कैसे होगा, पैरेलल में, तो इन दोनों का आर इक्वलेंट क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय इन दोनों का एडिशन। फिर बाद में
इनका जो कॉम्बिनेशन है उन दोनों के साथ कैसा है, वो सीरीज में। तो मैं लिख सकता हूं प्लस में 2r, और इन सबका आर इक्वलेंट किसके बराबर आ रहा है मेरे पास, x के बराबर आ रहा है। तो जब आप इस चीज को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, जब आप इस चीज को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वेयर, ये मेरे पास कितना होगा, देखो एक्स आर से एक्स आर कैंसिल, तो -2xr -2r²। तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो आंसर यहां से कितना आ जाएगा, देखना 2r प्लस माइनस 4r² प्लस 8r² डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, देखना 2r प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 12 2r √3 डिवाइड बाय 2। तो इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, r प्लस माइनस r√3। अब रेजिस्टेंस हमेशा प्लस का होगा, तो क्या लिखूं आंसर मेरे पास क्या आएगा, r प्लस r√3 मतलब r 1 प्लस √3 ओम। ठीक है, तो अगेन मैं रिकॉल करता हूं, क्या आपको याद रखना है, कैसे अप्रोच फॉलो करना है। अगर मेरे पास कोई भी एक क्वेश्चन दिया है, लेडर प्रॉब्लम दिया है, मतलब इन्फिनिटी रेजिस्टेंस गिवन है उसमें, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि उसमें कौन सा सेक्शन रिपीट हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, ये मान लो अगर मेरे पास कोई भी ब्रांच है, ये एक सेक्शन एक ब्लॉक मान लो इसको, तो नेक्स्ट केस में क्या करा मैंने, ऐसे ब्लॉक और ऐड कर दिया, यहां पे ये मेरा सेकंड ब्लॉक हो गया, ऐसे ये थर्ड ब्लॉक हो गया, फोर्थ ब्लॉक हो गया। तो ऐसे मैंने कितने ब्लॉक लगा रखे हैं, इनफाइनाइट। अगर मैं उनमें से एक निकाल देता हूं, तो अगर आंसर पहले x था तो इसको निकालने के बाद भी आंसर क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों का आपने कॉम्बिनेशन किया, उसके बाद तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये छोटा सा अप्रोच याद रखना है कि कभी भी क्वेश्चन आ जाए लैडर प्रॉब्लम पे, तो आप हमेशा ऐसे डील करोगे। एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मुझे बोला गया है कि मेरे पास कुछ मतलब रेजिस्टेंस है, ये सब आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है 2 ओम के, और कहां तक कनेक्ट है, इन्फिनिटी तक। आपको रेजिस्टेंस बताना है ए और बी के बीच में। तो हम क्या देख रहे हैं यहां पे ना, कि ये आपके ब्लॉक ऐसे आपके ब्लॉक ऐड होते जा रहे हैं लगातार इस सर्किट के अंदर। ठीक है, अगर मैं इस चीज को यहां से ब्रेक कर दूं, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे पहले कि भाई अगर इस सब का आंसर मेरे पास पहले मान लो कुछ आर इक्वलेंट मान लो एक्स आ रहा था, ठीक है, तो मैंने एक ब्लॉक अलग कर दिया इसमें से, ये आपका ब्लॉक अलग हो गया, तो अभी भी इसका आंसर क्या आएगा, पीछे जो आपका रिमेनिंग सर्किट है एक्स ही आएगा। ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि भाई इन दोनों का आर इक्वलेंट कितना आएगा, 2x अपॉन में x प्लस 2, और बाद में वो 2 के साथ कैसा है, सीरीज में, ओके, इज इक्वल टू x। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 4 x² प्लस 2x। ठीक है, जब इसको आप सोल्व करोगे तो देखना ओके, तो हम लिख सकते हैं। अब ये कितना हो जाएगा, देखो 16 प्लस 4 20, तो 2 प्लस माइनस 20 में से आप लिख सकते हो 2√5 अपॉन में 2, तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा 1 प्लस √5 ओम। तो अप्रोच आपको ये फॉलो करना है। ठीक है, तो ये छोटा सा आइडिया था लैडर प्रॉब्लम्स के बारे में। अब हम लोग देखने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं एनर्जी के ऊपर। मतलब बेसिकली यहां पे आपको कौन कौन से क्वेश्चन देखने, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वर्क एनर्जी थ्योरम।
अब वर्क एनर्जी थ्योरम आपको पता है क्या, वर्क डन ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही होता है। अब कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, और थर्ड क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन तीनों के अलावा सारे फोर्स मेरे कैसे हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो आपको छोटी सी स्टेटमेंट याद रखनी है। अब इसके ऊपर हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो कि आपके पास कोई भी एक ट्रायंगुलर ब्लॉक है या वेज है, वो फिक्स्ड है, और ये एक मान लो आपके पास ब्लॉक है 2 kg का, और ये हाइट मान लो आप कुछ 5 मीटर है, और ये एंगल मान लो कितना है 37। ठीक है, और इस सरफेस का कुछ फ्रिक्शन है, मतलब सरफेस फ्रिक्शनलेस नहीं, कुछ फ्रिक्शन है इसका। और मुझे बोला गया है कि जब ये ब्लॉक बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आता है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर, तो अब आपको ये बताना है कि इस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, अब पहले देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से फोर्स इन्वॉल्व है। एक तो ग्रेविटेशन फोर्स इन्वॉल्व है जिसकी वजह से नीचे आ रहा है ब्लॉक, पहला ग्रेविटेशन ब्लॉक है, ग्रेविटेशन फोर्स है। दूसरा क्या है, एक आपका फ्रिक्शन फोर्स भी है। तो दो तरह के यहाँ पे फोर्स इन्वॉल्व है। और हमने क्या देखा, इसके पास कुछ वेलोसिटी भी है, तो काइनेटिक एनर्जी भी है। इनिशियली रिलीज किया इसको मैंने, तो मतलब यू क्या होगा यहाँ पे 0। ठीक है, अब हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, वर्क डन ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा यहाँ पे। अब देखो, जब आप एफबीडी बनाओगे इस ब्लॉक का, तो भाई नॉर्मल ऊपर लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है म्यू इनटू में एन। अगर एम जी इस तरफ था इसका, तो इस तरफ फोर्स, अगर ये 37 है तो ये भी 37 होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एम जी कोस 37। तो मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया, म्यू इंटू में मास कितना है 2 इंटू में जी कोस 37 4/5। तो मेरे पास यहां से कितना आ चुका है 16 म्यू। तो ये मेरे पास क्या गया फ्रिक्शन फोर्स। ओके, ये हम लिख सकते हैं इजिली। अच्छा, अब फ्रिक्शन फोर्स आ गया है। ओके, तो अब आपको वर्क डन लिखना है। तो वर्क डन क्या होगा भाई, फ्रिक्शन फोर्स अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो क्या लिखूंगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना है यहाँ पे 16 म्यू। डिस्प्लेसमेंट कितना है देखो, अब आपको परपेंडिकुलर पता है, एच फाइंड आउट करना है, और साइन 37 क्या होता है 3/5। तो मेरे पास एच कितना आ गया 25/3। तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन कैसा होगा मेरे पास नेगेटिव। तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन आ चुका है। अब देखते हैं, अब इनकी सबकी वैल्यू यहां पुट कर दो। देखो, वर्क डन ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है -16 म्यू 25/3। अब आता है वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, वो मेरे पास क्या होता है यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अब यू इनिशियल क्या है, इनिशियल पोटेंशियल कितनी है इसके पास mgh, मास कितना है 2g10, और हाइट कितनी है 5, और फाइनली क्या हो जाएगी यहाँ पे 0। तो इनिशियल पोटेंशियल कितनी आ गई मेरे पास 100 जूल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इनिशियली जो आपकी काइनेटिक एनर्जी वो क्या है 0, और फाइनली कितनी है हाफ इंटू में m इंटू में स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, वो कितना है मेरे पास 36। तो जब आप इस चीज को सिंप्लीफाई करोगे देखो, तो यहां से मेरे पास कितना आ रहा है देखो 36 माइनस 100 मतलब 64। ये माइनस का है तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब ये इस पे 4, तो मेरे पास म्यू की वैल्यू यहां से कितनी आ चुकी है 12/25। ओके, तो आपको ऐसे अप्रोच करना।